नए सिरे से देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अपने पास सूत्र है कि इसको देखो अपन अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि तकार, तकार के परे अगर लकार हो अर्थात ला हो, ठीक है, ता प्लस ला हो तो ता के स्थान पे ला आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आप लोग को क्लियर होगा सबको, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। जैसे सत धन लेखना, तो ये हुआ सल लेखना। ठीक है, इन नियमों को तीनों को अपन सेपरेट सेपरेट कर ले रहे हैं। तकार प्लस लकार है, ता के बाद ला है तो ता भी ला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे डबल ला हो जाएंगे, तो सल लेखना इस प्रकार से ये बनेगा। ये हो गया आपका एक नियम। अब अपन अगला नियम देखते हैं। उसके पहले दो चीजें हैं, एक है धुट और दूसरा होता है अधुट। व्यंजनों को अपन ने पहले घोष और अघोष में बांटा था, अब व्यंजनों को अपन धुट और अधुट दो में बांट रहे हैं। तो धुट क्या होता है और अधुट क्या होता है, तो हर वर्ग के प्रारंभ के जो चार अक्षर हैं वो धुट कहलाते हैं। जैसे कवर्ग में का, खा, ग, घ, चवर्ग में च, छ, ज, झ, टवर्ग में टा, ठ, ड, ढ, तवर्ग में ता, थ, ये था द, ध, और पवर्ग में प, फ, ब और भा। ये हो गए, है ना, हर वर्ग के प्रारंभ के चार अक्षर। और इसके साथ आपके जो ऊष्माण है, अपन ने ऊष्माण में क्या पढ़े थे, तीनों प्रकार के श, 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 स और हा। तो ये कितने हो गए, 4 पंचे 20 और 4 24, ये 24 आपके हो गए धुट। यदि हम धुट कहेंगे तो इन 24 की बात हो रही है। इनके अलावा जो व्यंजन बचे हुए हैं वो अधुट, तो सबका पांचवा अक्षर है ना, अनुनासिक जो हो गए। पांचवे अक्षर क्या है, ग, या, ण, न, म और अंतस्थ य, र, ल, व। अपन ने कल परसों देखा था कि ये सब क्या है, अनुनासिक हैं। ये 5 अपन ने ये अनुनासिक के अंतर्गत देखे थे, और इनको देखा था अपन ने अंतस्थ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 और 4, 5 4 हो गए 9, तो 9 हो गए अधुट और 24 हो गए धुट, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 33। तो व्यंजन 33 जो हैं वो धुट और अधुट में विभाजित हैं। ठीक है, अगर हम धुट संज्ञा की बात कर रहे हैं, कि धुट की बात कर रहे हैं, तो हमें 24 लेने हैं, और अधुट की बात कर रहे हैं तो ये 9 लेने हैं। अब एक नियम होता है, पद के अंत का जो धुट होगा वह प्रथम अक्षर हो जाता है। ठीक है,
पद के अंत में जो धुट है वह प्रथम अक्षर हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा तच्छ, तो छा क्या है? छा अपन देखें जो अपन ने धुट लिए थे, है ना, धुट लिए थे, तो धुट के अंतर्गत ही अपना छा है। ये लिखा अपना छा। ये किस वर्ग के अंतर्गत है? च वर्ग के अंतर्गत है। तो इस वर्ग का प्रथम क्या है? च। तो तच के स्थान पे तच हो जाएगा। छा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रथम में, क्योंकि ये धुट था। अंत का अकेले, ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ता अंत का नहीं है, छा अंत का है ना। अगर इसके स्थान पे ऐसा लिखा होता तो अपन कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छा स्वर सहित है, यहाँ पे अंत में आ है, यहाँ अंत में धुट नहीं है। लेकिन यहाँ ऊपर क्या लिखा है? ऊपर आपका हलंत लगा हुआ है। हलंत से अर्थ निकला कि छा व्यंजन है अंत में, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, छा के साथ कोई स्वर नहीं है। तो पद के अंत का धुट, छा क्या है? धुट, तो उसका क्या हो गया? प्रथम अक्षर। अगर यहां पर लिखा होता तम, तम होता, तो यहां मां क्या है? मां धुट नहीं है, मां अधुट है, तो ये वाला नियम यहां पर नहीं लगेगा। यदि तम होगा तो तम का तप नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि भैया यदि इनमें तो हो जाएगा, यदि धुट में ये हैं चार, तो इनमें कौन सा वर्ग लेंगे, है ना। तो यदि शा है तो शा के लिए अपन ये वाला केस लेंगे। ठीक है, शा के लिए चा होगा, श इसके लिए टा, फिर सा है तो इसके लिए त, और भैया दिख रही, मतलब दिख रही है पर पहले की स्क्रीन दिख रही है। पहले की स्क्रीन दिख रही है मतलब दिख नहीं रहा? जो आप अब लिख रहे हैं वो दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं भैया, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है भैया, लाइट शेयर तो की है स्क्रीन, स्क्रीन शेयर थी पर कुछ और दिख रहा था। किसी और ने स्क्रीन शेयर कर ली क्या? नहीं नहीं, अब दिख रहा है? अभी ठीक है, आप यहीं पर हो ना। भैया आप जो बता रहे हैं ना शा का टा, वो चीज नहीं दिख रही हमको। ओके, बिलर हो रहा है क्या? ये छोटा हो गया, अब बड़ा हो गया। हाँ अभी ठीक है, लाइट हो रही है, लाइट। तो श स और हा यदि होगा तो हा के लिए कवर्ग होगा। ठीक है, हा श श स, तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो क्या होगा कि यदि पद के अंत में धुट है तो वह प्रथम अक्षर हो जाता है। ये नियम है, अंत में होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। तो अब अपन अपने नियम में वापस आते हैं। जो अपन पढ़ रहे थे वह क्या था? वह नियम था भैया हा के लिए का लगेगा, फिर हा के लिए का, हा के लिए का, ककार। ठीक है भैया, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि अब तकार के बाद यदि चवर्ग है तो तकार जो है वह पररूप हो जाएगा। तवर्ग हो या टवर्ग हो तो वह पररूप हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, अर्थात इसके बराबर हो जाएगा। जैसा ये है वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। तो अपन ने जैसे करा तत् धन चरति, ठीक है, तो ये चवर्ग है सामने, ये हो गया तच्चरति।
ठीक है। अब अगर अपन ने लिया तत् धन छादयति, तो ये पहले क्या होगा, पहले ये ता का हो जाएगा छा, तो ये हुआ तछ छादयति। ठीक है। अब लेकिन क्या हो गया, ये छा जो है ये धुट है ना। अपन ने धुट देखे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण धुट होता है। तो च छ ये दूसरे नंबर का वर्ण है, चवर्ग का, तो ये धुट है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, प्रथम अक्षर हो जाएगा, तो ये च हो जाएगा। तो ये तच्छादयति ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर अघोष प्रथमा लगेगा या पदांत दुटाम प्रथमा लगेगा? यहाँ पे ये प्रश्न कई लोगों से पूछा है, तो नहीं, ये हमें ना कई लोगों से पूछ चुके, तो सब इसमें अलग अलग उत्तर देते हैं। अघोष प्रथमा और पदांत हाँ हाँ, क्योंकि सामने अघोष है। हाँ, अघोष है तो अघोष प्रथमा ही लगना चाहिए। नहीं, वो तो लगना नहीं, लेकिन पदांत दोटाम प्रथमा से भी हो जाता है वो। पदांत दोटाम प्रथमा में तो पद के बाद कुछ भी ना हो तो प्रथम हो जाएगा। नहीं, तो पहले उसमें इसको छा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका अघोष प्रथमा से भी हो जाएगा। अघोष प्रथमा वो आगे सूत्र आएगा, है ना, बाद में अघोष। तो ठीक है। अब यदि हम लेते हैं इसको तत् एक और क्या लिया था अपन ने, जयति, तत् जयति लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसको पररूप कर देंगे, तो ये हो जाएगा तज्जयति। ठीक है। और यदि इसको अपन प्रथम करते तो ये होता तच होता, और तच जयति होता, तो इसके बाद क्योंकि घोष है तो ये चा का क्या होता था, तृतीय अक्षर, तो तच जयति वैसे भी होता। ठीक है। अब यदि मान लो चतुर्थ वर्ण है, अगर अपन लें कोई उदाहरण, तत् झषयति, तो यहां पे चतुर्थ हो गया, च छ ज झ, तो इसको पररूप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तझ झषयति। अब यहां एक और नियम है अपने पास। नियम ये है कि वर्ग के धुट के बाद यदि चतुर्थ वर्ण है, तो धुट का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, धुट का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये भी एक नियम है कि धुट के बाद अगर चतुर्थ वर्ण हो तो धुट के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। तो धुट के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ देखो, यहाँ झा जो था वो आपका धुट था, और च छ ज झ इसके परे चतुर्थ वर्ण था, तो झा के स्थान पे क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण। तो क्या हो जाएगा, ये च छ ज, है ना, च छ ज,
तृतीय वर्ण ज है, तो ये हो जाएगा तज झषयति, तज्झषयति। तो फाइनली आप देखेंगे तो वही आ जाता है। तो इसको मतलब क्या है कि यदि हमें सिंपल से याद रखना है तो सिंपल से याद रखने में अपन क्या है, यदि उसको प्रथम कर देंगे तो क्या होगा कि इतने सारे सूत्र आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते तो आपको क्रम से पूरे याद रखने पड़ेंगे, है ना। जब अपन अभी कातंत्र के सूत्र पढ़ेंगे तब अपन सारे सूत्र पढ़ेंगे इनको क्रम से, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो आपका वो वही निकलता है कि अगर आपके कहना चाहिए कि यहां पर तकार के परे अगर आपका चवर्ग या टवर्ग है ना, तो क्या करो आप इसको चा या टा कर लो, और फिर उसके बाद यदि पहला वाला नियम लग रहा है कि चा टा के बाद प्रथम के बाद घोष है तो इसको तृतीय कर लो, और अगर नहीं लग रहा तो इसको एज इट इज रहने दो। तो उसमें क्या होता है, आपको इतने सारे नियम याद नहीं करने पड़ते। तो वो शॉर्ट ट्रिक थी। बाकी इस प्रकार से ये इसकी सिद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि धुटाम का भी सूत्र लगाना, सारे सूत्र लगाना। ये ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जा रहा है भैया जी, समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप ऐसा याद रखो कि अभी अपन जब सूत्र पढ़ेंगे ना कातंत्र के, तब सब इजी लगने लगेगा आपको। अभी फिलहाल आप अगर ये जो पहले पढ़ा था वो अगर याद रख लो कि तकार के बाद लकार है तो ता का ला हो जाएगा। तकार के बाद अगर चवर्ग है ना, चवर्ग है तो ता के स्थान पे च हो जाएगा, और तकार के बाद टवर्ग है तो ता के स्थान पे ट हो जाएगा। ये आप फिलहाल याद रखिए, है ना। फिर आगे जब अपन कातंत्र पढ़ेंगे तो फिर उस चीज पे अपन फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये आप शॉर्ट में इसको ऐसा याद रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या है? ये जो तीन चीजें हैं कि ता के बाद ला हो तो ता का ला, ता के बाद चवर्ग हो तो ता का च, ता के बाद टा हो तो ता का टा। इसमें किसी को कोई प्रश्न? ये समझ में आ गया? भैया वर्ग का कोई भी अक्षर होना चाहिए तो टा बन जाएगा, है ना। टवर्ग का हाँ, टवर्ग का यदि कोई भी अक्षर है हाँ, तो ता का टा बनेगा, ठीक है भैया, है ना। और फिर उसके बाद आपको अगले नियम लगाने हैं। अगले नियम मतलब यदि मान लो ता के बाद जा था तो आपने ता का चा किया, और ता के बाद अब जा है तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, है ना। प्रथम नियम से नियम क्रमांक 1 भी लगेगा। फिर नहीं समझे? देखो इसको और डिटेल में देख लेते हैं। अभी अपन इससे ही आगे चलते हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो क्या करना है आपको। देखो, अगर आपका तत् और इसके बाद मान लो च है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा तच, है ना, और ये च, तत् और छा है तो ये क्या हो जाएगा, तच, सॉरी, तच चवर्ग कर, चवर्ग है ये चा छा जा का, तो इसको भी चा कर दिया तच, और ये छा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये वाला जो अक्षर है जो सेकंड वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। अब अगर मान लो यहां पे होता ज, तृतीय वर्ण आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तच और ज।
लेकिन अब इसमें क्या हो गया, पहला वाला नियम आपका पुनः लग जाएगा। तो पहला वाला नियम आपका क्या था कि प्रथम अक्षर के परे अगर घोष है तो पहला अक्षर, ये प्रथम अक्षर के स्थान पे तृतीय अक्षर हो जाएगा। तो ये तज और ज ये हो जाएगा। ठीक है, प्रथम नियम से पहला नियम लिखा था ना अपन ने। अब अगर आपका तत् और झ है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये तच और झ। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया कि ये चा जो है ये जा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम के परे घोष है। तो तज ज ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब पहले तो आपको उसको प्रथम अक्षर करना ही है, चा या टा करना ही है, फिर उसके बाद यदि वो घोष वाला नियम लग रहा है तो आपको घोष वाला नियम भी लगाना है। ठीक है। तो भैया नियमों में कोई सीक्वेंस नहीं होता ना कि यदि ये नियम लगा तो उसके बाद ये लगेगा, मतलब ऐसे कुछ नहीं रहता ना? नहीं, मतलब सीक्वेंस तो है, कुछ नियम ऐसे हैं जो दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे ये वाला जो है आपका, जैसे यहाँ पे आपने ये लिया तत् और ज, है ना। तो मान लो हमने लिया तत् जयति। ठीक है, तो हम पहला नियम डायरेक्ट लगा दें, यहाँ पे प्रथम नियम लगा दें कि ता के स्थान पे दा कर दें, तो तद जयति प्रथम नियम से। लेकिन क्या है कि ये वाला जो नियम आया है ये इसके बाद आया है और इधर पे विकल्प से नहीं है, तो ये नियम प्रथम वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे तद जयति ये ही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रथम नियम लग जाएगा तो च छ ज तज्जयति हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें मतलब ता को ला चा टा ये करना ही करना है। इसमें ता का दा नहीं होगा कि ता के परे घोष आ रहा है तो जो पहला वाला नियम था उससे इसको तज्जयति कर दें, वो नहीं होगा, उसको ओवरलैप करते हुए ये नियम है। ठीक है ना। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? मतलब ये याद रखिएगा कि हमको जैसे तत् लुनाती था तो हम यहां पर ये नियम नहीं लगाएंगे कि ये तद लुनाती कर दें, कि ता के परे घोष है तो तद लुनाती कर दें। प्रथम नियम से ये हो रहा था, लेकिन इसको ओवरलैप करते हुए ये नियम आया है, तो इधर पे कहते हैं कि इस नियम की प्राप्ति थी। प्राप्ति का अर्थ है कि वो नियम लग तो रहा था लेकिन उसके अलावा दूसरा नियम आ गया, तो उस नियम को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे तल्लुनाती ये होएगा। तो भैया कोई भी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बाद की नियम है वो लगाएंगे, बाद में पहला नियम लगाएंगे? नहीं, यदि आपका विकल्प से नियम है, जैसे अपन ने ये वाला नियम पढ़ा था कि भैया प्रथम अक्षर के परे अगर पंचम हो, तो प्रथम का जो दूसरा वाला नियम पढ़ा था अपन ने, तो प्रथम के स्थान पे पंचम विकल्प से होगा। विकल्प से कहा है, तो विकल्प से कहा है तो यहां पर क्या होगा कि पहला वाला नियम भी लगेगा और ये वाला नियम भी लगेगा, मतलब दोनों पॉसिबल केसेस है, क्योंकि ये विकल्प से है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। लेकिन ये जो अपन ने तकार वाला नियम पढ़ा था, इस नियम में कोई विकल्प नहीं पढ़ा था अपन ने, है ना। यहाँ पे विकल्प से कुछ नहीं था, यहाँ नियामक रूप से था। तो ये बाद में नियम लगा है, तो जो बाद में नियम है उसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, वो उसके ऊपर लगेगा, है ना। इस नियम के काफी सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, बहुत जगह
ये नियम देखने को मिलेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला नियम कहीं लगा है? तो इसकी हिंट क्या है कि यदि आपको डबल ला मिल रहे हैं, 2 ला मिल रहे हैं, तो ये वाला जो कंडीशन है ये संभावित है। यदि मान लो हमको कहीं संधि तोड़नी है, जैसे संलेखना था, है ना, जैसे क्या है कि देखिए संधि करना आए ना आए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संधि विग्रह करना जरूर से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, कोई भी काव्य पढ़ेंगे, तो वो संधि करके लिखा हुआ होगा, उसको ब्रेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने तो संधि करके लिख दिया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से ब्रेक करना है। तो जैसे अगर कहीं पे डबल ला दिख रहा है, जैसे संलेखना, तल्लीन, है ना, तो यहाँ क्या डबल ला दिख रहा है, तो यहाँ संभावना है कि यहाँ पे तवर्ग था। तो एक बार देख सकते कि सतलेखना से हो रहा है क्या ये? हाँ, तो हो रहा है। इसी प्रकार ततलीन से हो रहा है क्या ये? मतलब कोई ऐसा ब्रेक हो रहा है वहां की जिससे सही से वो दोनों शब्द सही सही बने, तो हाँ ये हो रहा है ना। इसी प्रकार यदि आपका ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका डबल चा आ रहा है या डबल टा आ रहा है ना, या फिर चा के बाद छा आ रहा है, मतलब चा के परे चा या छा हो, टा के परे टा या ठा हो, एक ही वर्ग के आ रहे हैं, और या फिर जा के परे चा चा जा हो, या जा के परे चा चा झा हो, या टा ठा डा डा के परे डा हो, या डा डा ढा डा के परे ढा हो। तो यहां संभावना रहती है कि इस प्रकार का कोई सूत्र लगा होगा यहां, है ना। डबल चा आ गए, जैसे सच्चरित्र, अपन ने कहा, आपको कहा गया कि इसको विग्रह करो, सच्चरित्र, तो अपन ने देखा यहां पर 2 चा आ रहे हैं, तो यहां पे अपन ब्रेक करके देख सकते, एक चा को ता करके देखें, हाँ ये सच्चरित्र, ऐसे ब्रेक हो सकता है, सच्चरित्र, है ना। जैसे तच्चाम्र, तो यहां डबल चा हो गए, तत् चाम्र, ठीक है। तो कहां से कड़ी टूटेगी? बहुत लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत लंबी संधि लिखी हुई है, तो कहां से टूटने की संभावना है ये अपन को इनसे पता चलेगा। जैसे चाम्र का मीनिंग क्या होगा भैया जी? चाम्र का मीनिंग क्या है? चाम्र का मीनिंग मेरे ख्याल से तो चंवर है, तो चाम्र चार चंवर वाला एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को चाम्र का मीनिंग डिक्शनरी में तो नहीं दिया है, देख के बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर ये टूटा हुआ है, ठीक है।
समय हो रहा है। इसके अब कुछ मैं देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा समय निकालिए कि हो जाए। और बाकी जो कल अपन ने चर्चा की थी कि संस्कृत संभाषण शिविर का, तो आज वहाँ संस्कृत भारती में चर्चा की, तो हो सकता है कि वो दूसरा समय भी दे दें। बहुत से लोगों को ये समय थोड़ा ऑड लग रहा था, तो यहाँ पर अपन उनको एक बार फिर से कांटेक्ट करेंगे। काफ़ी सारे लोग तो हो गए हैं, करीबन 17-18 लोगों के नाम आ गए हैं। तो देखते हैं, या तो 5 से 6 का ही करेंगे, और नहीं तो ये जो समय जो वर्तमान में चल रहा है इसमें देखेंगे कि क्या अपन कर सकते हैं, है ना। उनसे बात हुई है तो 15 तारीख के बाद का उनने बोला है, फिर जैसा भी समय सेट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि